तो पिछला दिन हम लोग यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तक कर लिए थे, और जिसमें हम लोग बात किए थे रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, पोटेंशियल का बात किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस का बात किए थे। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन बेसिकली रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे न्यूमेरिकल। जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज 100 मीटर। याद हमेशा रखना है कि कोशिश करना है हम लोग को यही कि हर चीज को ऐसा यूनिट में करने का। ऐसा यूनिट तुमको लेंथ का पता होना चाहिए, मीटर होता है तो मीटर में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, रेडियस हो चाहे लेंथ हो, ठीक है। कोशिश करेंगे हमेशा कि मीटर में ही कन्वर्ट करें, कभी कभी मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर 100 मीटर है और रेडियस है 1 मिलीमीटर। रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी गिवन, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। तो लेंथ पता है, रेडियस पता है, रेडियस से क्या निकल जाएगा, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 1 mm मतलब कितना मीटर, 10⁻³ का होल स्क्वायर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया हमारा। लेंथ कितना दिया हुआ 100, तो R इक्वल्स टू रो 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू आगे क्या करना है हम लोग को, लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ हो गया 100 बाई एरिया कितना है, पाई इंटू 10⁻⁻6। ये 00 10⁻⁻1 को क्या कर देगा, 10⁻⁻6 बना देगा। करेक्ट, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बचा क्या, 1.72 बाई 3.14। करेक्ट, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। 1.72 और 3.14 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि नियरली ग्रेटर देन 0.5 होगा। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 0.55 ओम आएगा। चलो, यहाँ दिया हुआ है कि इन दिस न्यूमेरिकल लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 100 मीटर। अगर लेंथ 1000 हो तो 5.5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, which is very less. So copper is a good conductor of electricity. So 5.5 ओम अगर 1 किलोमीटर का अगर हम लोग कॉपर वायर का यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रैक्टिकल केस बता रहा है कि कॉपर वायर को अगर हम लोग यूज करेंगे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आएगा 5.5 आएगा। मतलब रेजिस्टेंस से क्या होता है, हीट लॉस होता है। अगर कोई चीज को तुम रोक रहे हो तो करंट जा रहा है, तुम करंट को रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम, प्रॉब्लम, करंट को पास होने में प्रॉब्लम कर रहे हो। मतलब कि तुम्हारा जो बिजली है वो उतना तेजी से पास नहीं कर रहा है। करेक्ट, अगर सही ढंग से समझा जाए तो तुम्हारा हीट लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होगा, जितना जाना चाहिए उतना जाता नहीं है। हीट के फॉर्म में गर्म होने लगता है। अगर कोई चीज को, अगर तुम कोई मशीन है, जब तुम लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप कुछ टाइम बाद गर्म होने लगता है। किसके वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। जो लैपटॉप के अंदर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से गर्म होने लगता है। वही गर्म की वजह से एग्जॉस्ट फैन रहता है ताकि वो हीट लॉस बाहर जाए। तो हीट लॉस से जितना कम हो सके उससे उतना ज्यादा फायदा है। हमारा कोई भी इनोवेशन जो करते हैं यही सोच के करते हैं कि जो हमारा हीट लॉस हो रहा है, यानी जो हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उतना हमारा एनर्जी वेस्ट ना हो। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। सो लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, आर दिया है 6 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एट लेंथ 70 सेंटीमीटर। तो आर क्या होता है, रो एल बाई ए। सो नाइक्रोम वायर है तो एरिया तो दोनों, अगर दोनों केस में 70 सेंटीमीटर का लेंथ ले चाहे 1 मीटर का लेंथ ले, दोनों टाइम एरिया तो यही रहेगा। करेक्ट, इसको अगर हम R1 मानते हैं और इसको L1 मानते हैं, ठीक है। तो R का तो R और रो L बाई ए। जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल का, वो जैसे हम बताए थे कि फिक्स्ड होता है। जो 10th के लेवल के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है वो फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होगा। वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज वेरी करता है। नाइक्रोम वायर पहला केस में भी है, दूसरा केस में भी है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा।
तो डिफरेंस किस में आएगा, लेंथ में आएगा। और पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L। सो R1 बाई R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 बाई L2। तो R1 दिया हुआ है कितना 6, R2 निकालना है, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7 मीटर। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर चल गया, करेक्ट। तो R2 कितना हो गया 6 इंटू 7 बाई 10 मतलब कितना 42 बाई 10 मतलब कितना 4.2 ओम। आंसर हमारा 4.2 ओम हो गया, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। क्या क्वेश्चन है कि 2 वायर्स मेड ऑफ जर्मन सिल्वर आर टेकन सच दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकंड वायर ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर। मतलब अब एरिया में डिफरेंस दिया, ठीक है, क्या क्या सेम है ये देखने की जरूरत है। सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस एज साइज, ओके ठीक है। हम जानते हैं आर क्या होगा, आर होता है रो एल बाई ए। सेम मटेरियल है, दोनों वायर किससे बना है, जर्मन सिल्वर से, तो रो दोनों में कांस्टेंट होगा। तो R1 क्या हो गया, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे हो गया, L1 बाई A1, करेक्ट। R2 किससे होगा, L2 बाई A2 से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ द फर्स्ट। तो मतलब अगर सेकेंड वायर का लेंथ L2 है तो उसके ट्वाइस है पहले के, तो 2 इंटू L1, ये लेंथ के बारे में दिया हुआ है। अगर सेकेंड वायर का एरिया A2 है तो क्या दिया हुआ है कि थ्राइस है किसके, फर्स्ट वायर के, सो 3 इंटू A1। A1 क्या होगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 12R, 12R रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेकेंड वायर का। R2 कितने किसके बराबर, यहाँ पर R रेडियस नहीं है, ये R को एक वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो 12R ओम, ठीक है, दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग को क्या पता करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस पता करना है। सो R1 बाई R2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, L1 बाई, यहां से देखना है L1 बाई L2, A1 बाई A2 आएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, अगर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, के कट जाएगा, क्योंकि दोनों में के की जगह क्या आएगा, वो के क्या है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी, दोनों के केस में क्या है, सेम है। R1 निकालना है, R2 कितना दिया है 12R स्मॉल r, L1 कितना है, L1 के बराबर, L2 किसके बराबर है, 2 L1 के बराबर है, A1 किसके बराबर है, A1 के बराबर ही मान रहे हैं, और A2 किसके बराबर, 3 इंटू A1 के बराबर, A1 से A1 गया, L से L गया, तो 3 बाई 2 12R। सो R1 किसके हो गया, 3 बाई 2 इंटू 12R किसके बराबर हो गया, 3 इंटू 6 18, यानी 18R ओम के बराबर हुआ। R क्या, यहाँ पर R का वैल्यू 1 ले लिया इसलिए 18 ओम लिख दिया है। आई बात समझ में, जैसा कि हम बता रहे थे पिछला क्लास में कि टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस में इफेक्ट आता है, करेक्ट, लेकिन हम लोग को 10th में जानने की जरूरत नहीं है, पर जो हल्का सा रिलेशन है बता देते हैं। क्या होता है, R इक्वल्स टू R नॉट, R नॉट क्या, जो फिक्स वैल्यू जो हम लोग मान के चलते हैं 1 प्लस अल्फा टी। ये अल्फा को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, रेजिस्टेंस का, जो टेम्परेचर के राइज के साथ बढ़ता है। ये जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर राइज कितना हुआ उस हिसाब से ये वैल्यूज का चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा बात है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे अगर कोई तुम्हारा मोबाइल जब यूज करते हो तो गर्म होने लगता है, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है। आई बात समझ में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में पॉसिबल है, कंडक्टर्स के केस में पॉसिबल है। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जो तुम लोग 11th क्लास में बार बार पढ़ोगे, हम बता रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है, और उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज। मतलब
कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है। लेकिन जो नॉर्मल कंडक्टर क्या होता है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ओके, और क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद एडिशन। बिल्कुल, इंप्योरिटीज अगर ऐड करोगे तो और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कोई भी चीज में अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ मिलाते जाओगे, वायर ही एकदम उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं, मतलब प्योर वायर, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आइडियल केस में, लेकिन मान के चलते हैं प्योर वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 है। अब उसमें तुम कुछ मिलाओगे, वायर में कुछ गड़बड़ करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही इंप्योरिटीज कुछ भी करोगे कंडक्टर में तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ सिलेक्टेड इंप्योरिटीज। सबके साथ नहीं है, सिलेक्टेड इंप्योरिटीज के साथ सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडक्टर के बारे में हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। सर्किट डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। सेल कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल डिफाइन करता है बैटरी का, सेल का। अगर वही एक से ज्यादा कर दे तो क्या बन गया, बैटरी बन गया। अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे लिखते हैं, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है, दिया है बस बता रहे हैं। उसका भी ऐसे होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोनों डिफरेंस, अल्टरनेटिंग सोर्स और डायरेक्ट सोर्स में यही डिफरेंस है। जैसे कि ये बैटरी हो गया, बैटरी में क्या होता है, इधर सॉरी, जैसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, करेक्ट। ये हमेशा पॉजिटिव इधर से ही रहेगा, नेगेटिव इधर से रहेगा। अल्टरनेटिव में क्या होता है, हर साइकिल के बाद पॉजिटिव नेगेटिव अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। ये सब के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, दे दिया है इसीलिए बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इस पर नोट ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। प्लग की स्विच दोनों क्या होता है पता है, टैपिंग की कंडक्टिंग वायर मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, आराम से जाएगा। एमीटर क्या करता है, करंट फ्लो चेक करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज चेक करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, फिक्स वैल्यू देता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रो स्टार्ट करते हैं, कि कहते हैं कि रेजिस्टेंस उसका 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम जितना हो सकता है वैल्यू चेंज कर सकता है। गैल्वेनोमीटर करंट का डिटेक्शन करता है कि करंट उससे फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोड, हीटर, बल्ब, इन सब का ये सिंपल है। चलो, the above figure show in that the connection of lamp L with a battery B, switch K is used to connect or disconnect the lamp with battery. ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या समझते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओम्स लॉ जो होता है वो हम लोग को एक रिलेशन देता है करंट और वोल्टेज के बीच। करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या मतलब, नहीं समझ तो समझाते हैं। होता क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। और अगर सपोज वोल्टेज बढ़ाएं हम, वोल्टेज 2 से 4 हो गया तो करंट भी अगर हो सकता है 8 से 16 ही होगा। बेसिकली क्या हुआ, हम क्या कहना चाहते हैं कि इन जिससे भी बढ़ रहा है, जिससे भी वोल्टेज बढ़ रहा है वो फिक्स होता है। इन दोनों का वैल्यू फिक्स नहीं, पर उन दोनों का जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का वो फिक्स होता है, और उसी फिक्स्ड वैल्यू को रेजिस्टेंस कहते हैं। यही ओम्स लॉ हमारा कहता है। एक बार पढ़ लेते हैं। We have studied that when a potential difference is applied between the ends of a conductor, current begins to flow through it. बिल्कुल पोटेंशियल में हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉर्ज साइमन ओम, a German physicist, performed a series of experiments to determine the exact relationship between the potential difference and electric current. Same relationship उनको मिला जो अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की। On the basis of those experiments, he formulated a law which is called Ohm's law, and can be stated that a potential difference V
applied between the ends of a conductor bear a constant ratio with the electric current flowing through it, provided that the physical state of the conductor remains same. Physical state का मतलब क्या हुआ कि ना हम एरिया चेंज कर रहे हैं ना मटेरियल का वो चेंज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सेम है हमारा. The factor which constitute physical state of conductor are length, area, cross section, temperature, material. जो बताए हम, मतलब टेम्परेचर क्यों लिखा है कि टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन हम लोग मान कर चल रहे हैं टेम्परेचर भी चेंजेस वेंजेस नहीं आ रहा, उतना का उतना ही टेम्परेचर रखते हैं. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V बाई I क्या आता है, कांस्टेंट K के बराबर. और ये K का वैल्यू हर जो निकला उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. सो V इज इक्वल टू I. आई बात समझ में? सिंपल सा लॉजिक है, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ. आगे पढ़ते हैं. If the potential difference is measured in volts and current in amperes, the resistance of conductor is. हाँ बिल्कुल, कि अगर तो वोल्ट बाई एम्पियर को क्या कहते हैं हम लोग, ओम कहते हैं, यूनिट है ये. जैसे कि 1 एम्पियर हम लोग डिफाइन किए थे, वैसे ही अगर 1 ओम डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे हम, R इज इक्वल टू V बाई I होता है. तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर. सेम डेफिनेशन जो हम लोग 1 एम्पियर के लिए भी यूज किए थे. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if the potential difference of 1 volt causes the current of ampere to pass through the conductor equals to 1 volt by 1 ampere is equal to 1 ohm. वोल्ट मीटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ओम्स लॉ हम लोग समझ गए. अब वोल्ट मीटर और एम्प मीटर क्या होता है, देखो बेसिकली जान लो क्या होता है, इन सब का जरूरत नहीं है फिलहाल. जैसे वोल्ट मीटर का ये वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का. तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज के बारे में ज्ञान लेते हैं और एम मीटर से क्या ज्ञान लेते हैं, करंट के बारे में ज्ञान. वोल्ट मीटर और एम मीटर के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, और हम नहीं चाहते हैं कि फालतू में नया नया चीज जानो और प्रेशर बढ़ाओ. वोल्ट मीटर, एम मीटर, पोटेंशियल मीटर मेथड, इन सब पे एक अलग लेक्चर बनेगा. इन सब जैसे सबका जो वोल्ट मीटर का काम हुआ पोटेंशियल निकालना, एम मीटर का काम हुआ करंट के बारे में मेजरमेंट करना, वैसे ही पोटेंशियल मीटर का होता है कि पोटेंशियल मीटर का एक सब सेक्शन मान लो मीटर ब्रिज होता है, उसका भी काम होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना. तो इसके बारे में ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th के सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो लोग आगे बढ़ेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR. तो अगर V और I में ड्रॉ करेंगे हम लोग, y यहाँ पर I को y एक्सिस पे डाला, लेकिन हम V को अगर y एक्सिस पे डालें और x को I को x एक्सिस पे डालें, तो R जो होगा वो स्ट्रेट लाइन देगा, और यही हम लोग का क्या देगा, स्लोप. थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू R. स्लोप देगा क्या, R ही देगा. करेक्ट, बहुत बढ़िया. हम लोग बात कर लेते हैं ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर. नाम से ही पता चल रहा है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर. जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर. सिंपल सा बात है. तो नॉन ओमिक ऑल मेटल्स, VI graph of ohmic model straight line passing through the conductor which do not obey a non-ohmic conductor. Electrolyte, semiconductor, diodes, ये सब क्या होता है, ये सब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट तक ये लोग भी टेंडिंग टू ओम्स लॉ फॉलो करता है. इसमें भी अगर जूम करके देखोगे, जूम करके जब पढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ही रहता है, टेंडिंग टू. Okay. अब जो मेन टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको आज हम लोग डिराइव कर लेंगे. तो होता क्या है पहले हम लोग समझ लेंगे. एकदम बेसिक सा ये चीज है कि अगर करंट I यहां से स्टार्ट किया मूव करना, समझना है, तो जब यहां से इंटर वापस करेगा तो कितना करंट वापस करेगा इंटर,
आई ही करेगा, ये फिक्स है कि तभी ना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। आई बात समझ में कि अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट आई से, तो यहीं पर आके जो वापस हम देंगे करंट क्या देंगे, आई ही देंगे। तो यहां से अगर यहां से आई मूव कर रहा है तो यहां से क्या मूव करेगा, कहीं और पाथ तो नहीं है और हमको फाइनल आई ही चाहिए, तो यहां भी आई ही रहेगा, यहां भी आई रहेगा, यहां भी आई रहेगा। तो मतलब सीरीज में आई क्या होता है हम लोग का, कांस्टेंट होता है। समझ आ रहा है बात को, सीरीज में आई हमारा कांस्टेंट हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करेक्ट। तो V जो होगा, ये भी वोल्टेज तो जो दिया हुआ है V है, I इंटू आर इक्विवेलेंट निकालना है हम लोग को। प्रॉब्लम किस में आएगा, पोटेंशियल, हर रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप क्रिएट करेगा, करेक्ट है। रेजिस्टेंस 1 पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस 2 पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस 3 पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट हम लिख दिए, और हमको आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। तो V किसके किसके बराबर होगा, अगर पहला की वजह से V1 हो रहा है मेरा पोटेंशियल ड्रॉप, दूसरा की वजह से V2 हो रहा है, तीसरा की वजह से V3 हो रहा है, तो अगर यहाँ पर V है मेरा और इस पॉइंट पे 0 है, तो टोटल V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, करेक्ट है। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, करेक्ट। V1 किसके बराबर होगा, करंट I मूव कर रहा है और यहाँ R1 है रेजिस्टेंस, तो V1 किसके बराबर हो गया, I इंटू R1 के बराबर हो गया, रिप्लेस कर दिए, I इंटू R1 प्लस सिमिलरली I इंटू R2, सिमिलरली I इंटू R3। अब इन दोनों को क्या किए हम, इक्वेट कर दिए, I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, I R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। कैसे किए समझ आया, हर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करेक्ट है। हाँ, और हर जो करंट है अगर I मूव कर रहा है तो वापस बैटरी में करंट कितना आएगा, I, तभी सर्कुलर लूप कंप्लीट होगा। और यहाँ अगर V है तो यहाँ 0 है, तो जो V है यहाँ का कुछ पोर्शन खा लेगा, यहाँ का कुछ पोर्शन खा लेगा, यहाँ का कुछ पोर्शन खा के किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा। समझ आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक करंट जिसका रेजिस्टेंस है 60 इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इंटू आर इज इक्वल टू वी होता है, I निकालना है हम लोग को, तो V दिया है 230 वोल्ट में दिया है, बढ़िया बात है। 60 ओम में दिया है, मतलब करंट क्या होगा, एम्पियर में होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो 23/6 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ सर्किट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल, सेल की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, करंट दिया हुआ है कितना 0.5, R दिया हुआ है कितना 5 ओम, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, एम्पियर और ओम दोनों में दिया है, मतलब वोल्ट किस में, वोल्टेज किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। I कितना 0.5, रेजिस्टेंस कितना 5, कितना हुआ 2.5 वोल्ट, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, बिल्कुल, क्यों, रीजन बताएं, सीरीज में है जितना करंट जाएगा उतना ही करंट निकलेगा, कॉमन सेंस है, ताकि तभी ना पूरा लूप में हमारा करंट आई मूव करेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी हम लोग शो किए, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। वोल्टेज अप्लाइड किसके बराबर होगा, V इक्वल टू V1 प्लस, जितना भी रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा उसके बराबर होगा। The maximum power is consumed by the resistor having the highest resistance, हाँ बिल्कुल, पावर का फॉर्मूला बाद में बताएंगे क्या होता है। तो अगर मैक्सिमम पावर का बात करेंगे तो हम बताएं, पावर को समझ सकते हो कि एक टाइप से कि उसके यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कि वो सबसे ज्यादा हमारा हीट लॉस क्रिएट करवाएगा, तो वही सबसे ज्यादा पावर खाया ना, हमारा कंज्यूम लिखा है, मतलब हमारा सबसे ज्यादा पावर कौन खाएगा, जितना रेजिस्टेंस जो ज्यादा रहेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे
कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वो उतना पावर खाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस रहे ताकि हमारा करंट अच्छे से मूव कर पाए। तो फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन 1 ohm, 10 ohm and 4 ohms are connected in series। सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि हो गया 1 प्लस 10 प्लस 4 यानी 15 ओम के बराबर हो गया हमारा ये। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, अगले दिन हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल को करेंगे और इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सेक्शन में। तो यही हम लोग आज का समाप्त करते हैं कोर्स। हाँ, बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गया है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दिया गया है। हाँ, और किसी को भी दिक्कत होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कभी भी आज देख रहे हो या 6 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, क्योंकि वीडियो डाल के प्लेलिस्ट में बना के डाला जा रहा है, हमें पता है कि तुम 6 महीने 1 साल बाद ही देखोगे, तो जब भी देखो, जब भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल हमेशा अवेलेबल रहेगा, तुरंत मैसेज करके पूछ लेना, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसी के उसी समय बता देने का। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, चलिए बाय।